देखो, सबसे पहले तो ये हमें पता है कि भाई 40 वो मार्क्स का होता है टोटल हमारा एग्जाम ना। 40 मार्क्स का हमारा टोटल एग्जाम होगा। ठीक है। और आउट ऑफ दैट 40 मार्क्स 4 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 4 क्वेश्चंस होंगे। अब उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे पास होगा। एक तो जो बेसिक केमिस्ट्री के वो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके ऊपर ये हो सकता है। ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकता है, या फिर जो प्लानिंग के क्वेश्चंस हमने वो पढ़े हैं ना, वो इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट आपको वो दे देगा। और उस एक्सपेरिमेंट में चीजें वो पूछ लेगा फॉर 5 to 8 वो मार्क्स के लिए। यानी कि आपसे कोई वो एक्सपेरिमेंट वो प्लान नहीं वो करवाएगा। वो आपसे चीजें वो पूछ लेगा जिसमें आपके पास जो है वो, एक तो ये आपके पास आ सकता है। सेकेंडली आपके पास एक्सपेरिमेंट आ सकता है जिसमें आपसे चीजें पूछ लेगा। यानी वो आपको मतलब देगा नहीं चीजें, आपको पूरा ये प्लानिंग के लिए नहीं देगा। ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रो केमिस्ट्री काफ़ी फेवरेट हो गया है उसका आजकल ना। काफ़ी ज़्यादा देता है वही जो बेसिक जो हमारे थ्योरी के पेपर में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री आता था वो यहाँ पर दे देता है। अच्छा देखो, यहाँ पर ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये 1 होगा वो बेसिक जो है ना, जो केमिस्ट्री वो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये वो आ जाएगा। जैसे बरस्टिंग होता है हमारे पास ना, तो वो जो मैंने आपको ये प्लानिंग वाला जो क्वेश्चन कराया था बरस्टिंग का। अब देखो यहाँ पर ना वो कर क्या सकता है, जो जो ये प्लानिंग में क्वेश्चंस ये आ सकते हैं ना, उनको वो खुद ही एक्सप्लेन कर देगा और खुद से चीजें एक दो बस वो पूछ लेगा। उसको 5 से लेके 8 मार्क्स या 6 to 8 वो मार्क्स का क्वेश्चन वो बना देगा। लेकिन वो आपसे कुछ वो पॉइंट्स पूछ लेगा, एरर पूछ लेगा कि भाई इसमें क्या ये एरर है। कोई ये फिगर दे के एरर वो पूछ लेगा हिलेक्ट से, ये इस तरीके से आपको वो दे देगा। लेकिन वो एक कोई एक्सपेरिमेंट वो प्लान नहीं ये वो करवाएगा। अगर वो क्रोमैटोग्राफी का पेपर वो देगा उसमें भी वो आपसे चीजें पूछेगा। एक्सपेरिमेंट वो प्लान नहीं करवाएगा। सेपरेशन टेक्निक्स अगर आपको देगा उसमें भी वो आपसे कोई चीज वो प्लान नहीं वो करवाएगा। उसने आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ होगा, उसके बारे में वो आपसे वो पूछ रहा कि भाई ये क्या है वो क्या है। RF ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके वो दे दो। इस तरीके से वो देगा। फिर देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो चीज़ें वो पूछ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये एज इट इज आता है ना, जैसे हमारे ये थ्योरी के पेपर में आता था, वो एज इट इज उसी तरीके से आता है। अच्छा फिर देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इन तीन में से जो है ना किसी एक से वो आ सकता है। ये सबसे लेंथीएस्ट जो क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा वो मार्क का होता है। कभी तो ये 15 को भी एक्सीड पर करे आता है। एटलीस्ट वो 10 का तो ये होता ही, मतलब वो होता है। इन मेजर केसेस ये 15 के आसपास होता है, 15 के आसपास मार्क्स का होता है। इसमें ग्राफ भी होता है और ये मोल्स के लिए भी होता है। बहुत ही वो रेयर होता है कि दो ग्राफ के क्वेश्चन आ जाए, वो ग्राफ का एक ही वो क्वेश्चन आता है इन मेजर टाइम्स। ठीक है। उसमें ग्राफ होता है, ग्राफ के साथ जो है वो मोल्स होता है, यानी कैलकुलेशंस होती है ना, वही जो हमारी मोल्स की कैलकुलेशन थी स्टीचोमेट्री की वो यहाँ पे वो यूज होती हैं। ये भी मैंने जो है ये वीडियो अपलोड वो करी हुई है, इन तीनों की अपलोड करी हुई है। अब इसमें क्या होते हैं कि तीन हमारे पास टॉपिक हैं जो उसके फेवरेट होते हैं। एनर्जेटिक्स हो गया, टाइट्रेशन हो गया, और वो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है। इन तीनों से वो लेंदी क्वेश्चन जो है वो बनाता है। ठीक है। ग्राफ प्लॉट करवाएगा आपको, वो बोलेगा कि मुझे देख के बताओ कि टेम्परेचर क्या है, कितना पर टाइम हो रहा है। क्लॉक ये दिखवा देता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तो आपको सबको पता है कि आयन आइडेंटिफिकेशन का होता है, कौन सा आयन है जिसमें आपका वो फ्लेम टेस्ट हो गया, NH3 वाला टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। सही। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो प्लानिंग का होता है। अच्छा अब यहाँ पे ना आइंस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बात आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब ये बेटर है कि चीजें ना यहीं से ना अपने दिमाग में रख के जाओ। देखो जो उसके लिए हमारे पास वो टेस्ट होता है ना, मेटल आयन के लिए, जो मेटल आयन के लिए टेस्ट होता है, यानी पॉजिटिव आयन के लिए, वो हमारे पास NaOH एक्वस के साथ है और NH3 एक्वस के साथ है। यानी कि अगर वो सॉल्यूशन में सिर्फ NaOH एक्वस को डाल रहा है, अब चाहे वो डाइल्यूटेड हो या फिर वो एक्सिस में हो ना, सिर्फ ये है,
तो ये मेरे पास मेटल आयन के लिए, तो मैं यहाँ पे ना नेगेटिव आयन की तरफ नहीं जाऊं, मैंने जो सीधा मेरे पास जो पॉजिटिव आयन का पोर्शन है ना, मैं देखो जो हिस शीट का हमारे पास वो फर्स्ट पेज है, उसमें होता है टेस्ट फॉर पॉजिटिव आयंस, ये लिखा हुआ ना, टेस्ट फॉर एक्वस कैटाइन। तो अगर वो कभी भी आपको कोई चीज ऐड करवा रहा है, कोई भी सॉल्यूशन या सॉलिड या कुछ भी दिया हुआ है ना, उसमें या तो वो एक्वस हाइड्रोक्साइड ऐड करा रहा है या एक्वस अमोनिया ऐड करा रहा है, तो आप कहीं पे भी नहीं जाओगे, सिर्फ फर्स्ट पेज पे जो टेस्ट फॉर एक्वस ये कैटाइन है यहाँ पर आपने आना है। इसी वो तरीके से अगर वो ये फ्लेम टेस्ट कर रहा है, अगर वो फ्लेम टेस्ट कर रहा है फिर भी आपने, जैसे वो ये तो फ्लेम टेस्ट करेगा ना, तो फौरन से आपने जो है ना वो यहाँ पर आना है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे फ्लेम टेस्ट आपके पास है, सेकंड पेज पे फ्लेम टेस्ट जो है ना आपके को पास होगा, आपने सीधा यहाँ पर आ जाना है फ्लेम टेस्ट। और अगर वो ये चीज़ ऐड करा रहा है ना, फ्लेम टेस्ट है या फिर वो एन ओ एच या NH3 ऐड करा रहा है, तो ये आपको पता ये होना चाहिए कि ये किसका टेस्ट है, ये मेटल आइंस का टेस्ट है, ठीक है। और अगर वो AgNO3 ऐड करा रहा है या कोई भी एसिड ऐड करा रहा है, तो आप वो समझ जाना कि ये नेगेटिव आयन का टेस्ट है। कोई भी वो एसिड ऐड करा रहा है तो ये नेगेटिव आयन का टेस्ट है। जैसे यहाँ पर वो एसिड ऐड करा रहा है, ठीक है, ये भी एसिड है, ये कार्बोनेट का है, तो हमें पता है कि हम एसिड का मेटल कार्बोनेट से टेस्ट करते हैं, और ये वो रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे करते हैं पता, हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कर देते हैं लाइम वाटर से, तो वो उसको वो मिल्की कर देता है, वो इस तरीके से Cl- है, नाइट्रिक एसिड के बाद AgNO3 डालें, Br- है सेम, इसका भी सेम, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन चेंज होगी। इसी तरीके से पेरियम सॉरी SO4 2- का, उसमें भी HNO3 डालते हैं, देन उसमें इंस्टेड ऑफ AgNO3 HNO3 को डाल देते हैं, ठीक है। और जो स्पेसिफिकली मैग्नेट आयंस का टेस्ट है वो SO3 के लिए होता है, और ये ऑब्जर्वेशन आती है वो मैग्नेट आयंस को यानी पोटेशियम मैग्नेट को पर्पल टू कलरलेस कर देता है। और अगर वो सॉल्यूशन में ये OH ऐड कर रहा हूँ और NaOH के साथ वो एल्यूमिनियम फॉइल करीब वो लेके आ रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो वो NO3 का टेस्ट होता है। अगर खाली NaOH है तो वो मेटल का है, लेकिन अगर वो NaOH के साथ एल्यूमिनियम फॉइल भी वो करीब ला रहे हैं और वो हीट भी कर रहा है, तो वो NO3 के और अमोनिया भी प्रोड्यूस होती है। एक बात ये सुन लो, अमोनिया की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, अमोनिया का कोई वो कलर नहीं होता, कोई PPTs नहीं होते। तो अमोनिया की प्रेजेंस को बताते कैसे हैं, जब भी ना वो ये वाला आपसे टेस्ट करेगा तो ये 2 मार्क के लिए वो देगा आपको, क्यों? क्योंकि इसमें आप पहले बताओगे कि भाई यहाँ पे अमोनिया ये प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अमोनिया की कोई ऑब्जर्वेशन वो नहीं है। अमोनिया को चेक कैसे करते हो? आप क्या करते हो, रेड लिटमस पेपर ऐड करते हो, अमोनिया इसको ब्लू को कर देता है, तो ये अमोनिया का टेस्ट होता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, आप इसको लाइम वाटर में ऐड कर देते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी रैंडम है, उसने कहा कि मैं सिर्फ एसिड ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ एसिड ऐड करने का मतलब है कि वो कार्बोनेट है, ठीक है। और एसिड का कार्बोनेट से रिएक्शन होता है, CO2 बनता है, CO2 के एफरवेसेंस होते हैं, कंफर्म करने के लिए लाइम वाटर में इसको ऐड करा देते हैं, तो उसको वो मिल्की कर देते हैं। फिर इसके बाद ये कैसेस का टेस्ट ये हमारे पास है, ये NH3 का टेस्ट है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, CO2 का टेस्ट है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, Cl2 का टेस्ट है, पिलिचिस डैम लिटमस पेपर है, H2 का है, O2 का है, SO2 के टेस्ट है। सही, तो ये हमारे पास जो है वो आयन एक्सचेंज के वो टेस्ट आ गए। अच्छा, फिर देन इसके बाद जो दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट होती है ना, वो आते हैं कि भाई जो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनको किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। देखो अब ये सेपरेशन मेथड्स हमारे पास होता है। अब अगर यहाँ पे सबसे वो पहले आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, फिल्ट्रेशन में अगर एक सॉलिड है और वो लिक्विड है, हमें सॉलिड से
लिक्विड को अलग करना है, तो हम यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। हमें क्या करना है, सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें वो चाहिए क्या, हमें सॉलिड चाहिए या लिक्विड चाहिए। इन शॉर्ट ये सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग वो कर देता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करने के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद आता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कहाँ पे वो यूज होता है, जहां पर आपके पास दो लिक्विड हो और वो आपस में मिक्स ना हो रहे हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल यूज होता है। सेपरेटिंग फनल कहाँ यूज होता है, जहां पर आपके पास दो वो लिक्विड्स हो, और वो जो दो लिक्विड्स हो ना वो आपस में मिक्स ना हो रहे हो, ड्यू टू देयर डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। उनकी वो डेंसिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस था, तो वो आपस में मिक्स तो नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, जिसकी वो डेंसिटी वो कम होती है, वो जैसे यहाँ पे कैरोसिन और ये वाटर है, तो कैरोसिन की डेंसिटी कम थी वो ऊपर वो रह गया, वाटर की वो ज्यादा थी वो नीचे आ गया, तो हम क्या होगा, कैरोसिन ऊपर आ जाएगा पूरा और वाटर नीचे आ जाएगा, कैरोसिन यानी ये ऑयल। और हम यहाँ से टैप को ये ओपन करेंगे तो पूरा वाटर नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर सिर्फ कैरोसिन भरा जाएगा। तो सेपरेटिंग फनल इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जब दो ऐसे वो लिक्विड जो इमिसिबल हो, जब उनको अलग करना हो, तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल जो है ना यूज करते हैं। अच्छा, फिर देन उसके बाद अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई वो सॉलिड है और वो अगर वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, कोई अगर वो सॉलिड है और अगर वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है, तो उस तो फिर देन हम क्या करेंगे, फिर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। फिर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, अगर कोई वो सॉलिड है और अगर वो वाटर लिक्विड में डिसॉल्व है, जिस तरह हम वो सॉल्ट के साथ करते थे। तो सॉल्ट में यही तो होता था ना, कि सॉलिड जो सॉल्ट था वो डिसॉल्व होता था वो सॉल्यूशन में, और कुछ उसके साथ लिक्विड भी होता था। तो उसको हम क्या करते थे, सबसे पहले तो रिएक्शन करते हैं, देन हीट करते हैं, और फिर कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन में होता है, और ये वो कब होता है, जब आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व हुआ हो, और आपने सॉलिड ऑब्टेन करना हो। इस बात का ध्यान वो रखना है, जब आपने सॉलिड ऑब्टेन करना हो, जब आपके पास सॉलिड जो है वो लिक्विड में वो सॉल्युबल हो और आपने सॉलिड ऑब्टेन करना हो, तो देन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसी तो तरीके से अब हमारे पास यहाँ पे है सिंपल डिस्टिलेशन। देखो, सिंपल डिस्टिलेशन 50 वो तरीकों से यूज ये हो सकता है। एक उसमें क्या होता है कि लिक्विड को आपने अलग करना है, ये लिक्विड से लिक्विड को भी अलग करता है। और नॉर्मली ये जो वो यूज होता है ना सिंपल डिस्टिलेशन का, वो यूज होता है कि जब आपका सॉलिड जो है वो सॉल्युबल हो, वो लिक्विड हो, उससे जब आपने लिक्विड को अलग करना हो, तो फिर यहाँ पर जो है ना आपका सिंपल डिस्टिलेशन जो है ना वो यूज होता है। ठीक है, आप उसको जो है वो पेपर में चेंज करते हो, देन उसको आप दोबारा वो कंडेंस करते हो ना, तो यहाँ सर आपके पास जो है वो लिक्विड ऑप्टेन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा फोकस क्या भी सिर्फ बताना है कि कौन सा हैपरेटिस कहाँ पे वो यूज होता है। ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड जो है वो सॉल्युबल हुआ वो लिक्विड में ना, सॉलिड डिसॉल्व हो गया वो लिक्विड है, अब आपके पास वो सॉलिड और लिक्विड है, आपने सॉलिड जो है वो सॉरी, सॉलिड और ये लिक्विड नहीं है, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होके होमोजेनाइज हो गया है, वहां से आपने सॉलिड को अलग करना है। तो आप क्या करते हो, क्रिस्टलाइजेशन को करोगे, फिर आप क्या करोगे, हीट करोगे और वो कूल होने के लिए छोड़ दोगे, तो आपके क्रिस्टल्स अपीयर होना वो स्टार्ट हो जाएंगे वो सॉलिड के, क्योंकि जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा। अगर आपने लिक्विड ऑब्टेन करना है, तो आप क्रिस्टलाइजेशन सॉरी सिंपल डिस्टिलेशन आप वो करते हो। ठीक है, और अगर आपने ऐसे लिक्विड या ऐसी चीजें, जिस तरह ये हेयर होता है, आपने एयर की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वो याद होगी, उसमें वो क्या होता था कि आपने वो चीजों को अलग अलग वो करना होता था ना। जैसे कि फर्स्ट करो, यहाँ पर आपके पास जो है वो आर्गन है, नाइट्रोजन और ये O2 है। यहाँ पर आप इन वो तीनों को अलग अलग को करते थे, तो इन तीनों को ये अलग अलग कैसे करते थे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए करते, क्योंकि तीनों आपस में मिक्स हो जाती हैं एयर में। ठीक है, तो आप वो करते क्या हो, सबसे पहले इसको इन वो गैसेस को कंडेंस करते हो।
ठीक है। आपने ये गैसेज हैं, इनको आपने कंडेंस कर दिया। कंडेंस करने के बाद आप दोबारा इनको वेपराइज करते हो ना, यानी बॉईल करते हो। अब देखो वो जाहिर सी बात है, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। जैसे कि फर्ज करो, जैसे मेरे पास तीन वो गैसेज हैं, A B C। तीन मेरे पास जो है ना वो गैसेज हैं, A B और C। अब ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका 120 है, इसका 140 है। सिर्फ एक ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको वो कंडेंस वो कर देंगे। फिर कंडेंस करने के बाद वेपराइज करेंगे, और जब वेपराइज करेंगे ना, तो होगा क्या कि सबसे पहले जो ये वाली गैस है वो सबसे पहले वेपराइज होगी। हमने टेम्परेचर वो कम कर दिया, कंडेंस कर दिया ना, और ये कितना वो कंडेंस किया, इतना टेम्परेचर वो कम कर दिया कि तीनों की तीनों वो गैसेस जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाए। ठीक है। फिर हम जैसे फर्स्ट करो, हमने कंडेंस कर दिया अप टू 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये तीनों कंडेंस हो गई। फिर मैंने वेपराइज किया। अब 80 से मैं सबसे पहले पहुंचूंगा 100 पे, तो सबसे पहले ए जो है ना वो दोबारा वेपराइज होगी, तो ए को मैं कलेक्ट कर लूंगा। फिर सेकेंडली मैं पहुंचूंगा 120 पे, तो बी जो है वो कंडेंस हो जाएगी, उसको मैं अलग कर लूंगा। फिर मैं पहुंचूंगा 140 पे, फिर मैं सी को जो है वो अलग कर लूंगा। तो इसलिए जो है ना ये यूज होता है। ठीक है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे टाइट्रेशन आता है। ठीक है। टाइट्रेशन कहाँ पे वो यूज होता है? टाइट्रेशन 50 जगहों पर यूज हो सकता है। टाइट्रेशन के अनलिमिटेड जो है ना वो एक्सपेरिमेंट आप बना सकते हो। एक तो आपके पास वो आपका जो वो सॉल्ट के लिए वो यूज होता था, जब आपके दोनों मटेरियल वो सॉल्युबल हो, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वो यूज होता था। अब एक छोटी सी बात वो सुन लो। आप जब भी ये रिएक्शन वो करोगे, वो टाइट्रेशन वाला ना, तो फ्लास्क में आप क्या लोगे? फ्लास्क में जो नीचे फ्लास्क है, ये फ्लास्क में आप लोगे जिसकी कंसंट्रेशन अननोन हो, जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो। और वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे जो है ना एक एस्टिमेटेड वो लेते हो। प्यूरेट में आप क्या लोगे? बस ये इसकी ये अपनी एक आदत वो बना लो, जिससे आपके लिए ना फिर वो मुश्किल नहीं होगी। प्यूरेट में लोगे जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो नोन हो, और वॉल्यूम अननोन हो। जाहिर सी बात है, प्यूरिट का तो वॉल्यूम हमें वो पता चलता है कि हम प्यूरिट से कितना ये वॉल्यूम जो है वो उसमें ऐड कर रहे हैं फ्लास्क में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे कंसंट्रेशन की ऑफिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर्स में मुझे कंसंट्रेशन करनी है फाइंड आउट, तो उसके लिए लगता है फॉर्मूला C1V1 = C2V2। यानी ये प्यूरिट में मैं वो क्या लूंगा, ये चीज आपको देख लो। ब्यूरेट में मैं लूंगा जिसकी कंसंट्रेशन तो नोन हो बट वॉल्यूम अननोन हो। फ्लास्क में उल्टा हो जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन अननोन हो और वॉल्यूम जो है ना वो नोन हो। सही। अब जब मैं पूरे वो रिएक्शन करूंगा तो वॉल्यूम तो नोन वो हो जाएगा, जब मैं सॉल्ट को बना लूंगा एसिड बेस से। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है कोई भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर मुझे कंसंट्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट को नहीं करनी है, तो मैं वो कुछ भी फाइंड आउट को कर सकता हूँ। जैसे कि फर्ज करो, अगर वो मुझे ये बोले कि भाई बताओ कि मेरे पास ना एक है एसिड है और एक एसिड बी है। दो मेरे पास एसिड है ए और एसिड बी, और इसी के साथ मेरे पास NaOH। अब वो बोले कि भाई मुझे ये बात बताओ कि ए और बी में से किस में ए और बी जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिड के। अब वो बोले कि मुझे भाई ये बताओ कि ए और बी में से किसकी जो है ना, किस में एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब उसने ये नहीं पूछा कि कितनी है, उसने पूछा कि किसकी कम है किसकी वो ज्यादा है। तो मैं ये किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, यानी कि मैं फ्लास्क में कुछ भी ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर मैं जैसे वो फर्ज करो, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, ये फ्लास्क में मैंने लिया NaOH और यहाँ पे मैंने ले लिया एसिड। ठीक है। अब फ्लास्क में जो मैंने NaOH लिया है वो मैंने 25 cm³ लिया है। 25 cm³ मैंने NaOH को ले लिया, और ऊपर जो है मैंने इसमें एसिड जो है वो डाल दिया, A and B। अब जो एसिड ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना वो कम वॉल्यूम वो यूज करेगा, और जो एसिड कम कंसंट्रेटेड होगा वो ज्यादा वॉल्यूम यूज करेगा। तो इस तरीके से मुझे पता वो चल जाएगा। मैं यहाँ पे ये एसिड ऐड करूंगा ना NaOH में,
मैं यहाँ पे NaOH में एसिड ऐड को करूंगा। अब जो जिस एसिड की कंसंट्रेशन, जिस वो सॉल्यूशन में एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो कम वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा, इसको आयोनाइज को कर देगा। वो कम वॉल्यूम जो है ना, सॉरी, वो कम वॉल्यूम जो है वो पूरे के पूरे NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। और जिस एसिड में कंसंट्रेशन वो कम होगी, उसका वॉल्यूम ज्यादा वो यूज होगा। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि एसिड को ले लो वो फ्लास्क में, और NaOH को ले लो प्यूरेट में। लेकिन फिर ये उल्टा वो हो जाएगा। फिर अब अगर मैं एसिड को ले रहा हूँ फ्लास्क में ना, एसिड के सॉल्यूशन को, तो जिस एक्सपेरिमेंट में NaOH ज्यादा प्यूरिट से वो यूज होगा, वो मेरे पास जो है वो एसिड ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो आप ये अपनी तरह से जिस तरीके से चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन के लिए भी होता है, इसके लिए भी हमारे पास होता है। अच्छा, फिर इसके तो बाद ये प्रेसिपिटेशन को मेथड होता है। हम ये प्रेसिपिटेशन मेथड करते हैं वो सॉल्ट के लिए ना, सॉल्ट को ये ऑब्टेन करने के लिए, इन सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। अब ये होता किस तरीके से, ये इस वो तरीके से होता है कि भाई आप दो यहाँ पे जो है ना एक्वस वो सॉल्ट लेते हो, सॉल्युबल सॉल्ट लेते हो, उससे मिलके एक इन सॉल्युबल सॉल्ट को बनता है, AgCl यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ले रहे हो AgNO3 का रिएक्शन कर रहे हो, ये एक्वस है। NaCl का रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे बन रहा है AgCl+NaNO3। अब सिर्फ ये जो है ना मेरे पास सॉलिड है, बाकी सारे के सारे एक्वस हैं। अब आप क्या करते हो, इन दोनों में से किसी एक को जो है वो एक्वस लोगे, किसी एक को लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलोगे। तो लेट से मैंने AgNO3 को ले लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसको मैंने ले लिया एक्सेस। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन मेरे पास तीन चीजें आ जाएंगी। एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें NaCl होगा, NaNO3 होगा, और सॉलिड ये AgCl होगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे ये सॉल्यूशन आया है ना इन तीनों का, उसको मैं फिल्टर आउट वो कर लूंगा अगले स्टेप में। फिल्टर आउट करूंगा तो NaCl और NaNO3 अलग हो जाएगा, और AgCl एज ए सॉलिड मेरे पास आएगा। अब जो AgCl एज ए सॉलिड वो मेरे पास आया है, उसको मैं ये वॉश करूंगा डिस्टिल ये वाटर से, और ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगा फिल्टर पेपर या फिर ओवन में, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है कि जब आपका जो है ना, ये हम सबको पता है कि जो सबसे पहला मेथड है जिसमें मेरा जो है ना, फर्ज करो कि आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कॉपर ऑक्साइड सॉल्युबल है, यानी कि सॉरी इनसॉल्युबल है, यानी कि वो सॉलिड है। और कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सॉल्युबल है। तो इसका वो रिएक्शन होगा, ये बनेगा CuSO4 3 + H2O। अब यहाँ पे जो आप ये रिएक्शन वो करोगे ना, तो आप यहाँ पे H2SO4 को लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलोगे, वो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा, ये रिएक्शन आप उस वक्त तक वो करते रहोगे जब तक आपका CuO पूरा डिजोल्व होना वो बंद ना हो जाए, सही है। तो आप मेक श्योर करोगे कि H2SO4 पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाए, क्योंकि H2SO4 एसिड है। अगर वो एंड में वो बच गया तो ये सॉल्ट को डीनेचर वो कर सकता है, ठीक है। तो अब H2SO4 जो भी एसिड लोगे, इंस्टेड ऑफ H2SO4 आप उसको वो पूरे का पूरा कंज्यूम जो है वो करा दोगे। फिर देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी फिल्ट्रेशन करनी है, सही है। देन उसके वो बाद आप क्या करोगे, इसकी फिल्ट्रेशन करोगे। फिल्ट्रेशन में अच्छा देखो, मेरे पास जो है वो कॉपर ऑक्साइड जो है वो सॉलिड था, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड जो है वो सॉलिड था। तो जब मैंने फिल्टर किया तो कॉपर ऑक्साइड भी खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में कॉपर ऑक्साइड भी अलग हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, इसको आगे को भेज दूंगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को। इसको हीट करूंगा, क्रिस्टलाइज करूंगा, देन फिर इसको एक थोड़ी देर के लिए वो कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूंगा, तो क्रिस्टल होना अपीयर ये हो जाएंगे। देन मैं इसको जो क्रिस्टल्स मेरे पास अपीयर होंगे कॉपर सल्फेट के, उनको मैं डिस्टिल के वाटर से वॉश करूंगा, ड्राई होने के लिए फिल्टर पेपर पे छोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये हमारे पास ना कि हेपरेटस है। अब ये इसी को जो है ना हम डिफरेंट मेथड से यूज करते हैं। देखो ये वाला जो हेपरेटस है ना, ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पर ये है हमारे पास ये एनर्जेटिक्स का, ये हमारे पास एनर्जेटिक्स का है। और ये कहाँ कहाँ पे जो है ना यूज होता है, तो ये यूज होगा, यानी ये एनर्जी का है, यानी
रिलेटेड टू एनर्जेटिक्स जो है ना ये यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक बर्नर है। बर्नर के अंदर एक फ्यूल है। ये बर्नर के अंदर फ्यूल है, इस बात का ध्यान रखना, ये बर्नर के अंदर फ्यूल है। ये फ्यूल क्या कर रही है, ये फ्यूल इस वाटर को हीट अप कर रही है। ये फ्यूल इस वाटर को हीट अप कर रही है। तो यहाँ पे ये जो हैबिटेस यूज होता है ना, ये इसलिए वो यूज होता है ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सी फ्यूल जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर सकती है। ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सी फ्यूल कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर सकती है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए वो यूज होता है। मेरे पास फर्स्ट करो तीन फ्यूल्स हैं, ए बी और सी। अब इनमें से कौन सी फ्यूल जो है वो कितना वो कर रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं पहले फ्यूल ए लूंगा। फ्यूल ए का तीनों फ्यूल का फिक्स जो है ना मास या वॉल्यूम में वो ले लूंगा। ठीक है। वो वो लेके मैं यहाँ पर वो पुट कर दूंगा, और मैं पूरा जो है ये खत्म होने का वेट करूंगा। बिफोर एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर वो नोट कर लूंगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर वो नोट कर लूंगा। जैसे वो फर्स्ट करो, बिफोर एक्सपेरिमेंट इस सबका था 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हीट करने से पहले का। हीट करने के बाद ये चले गया 50 पे, ये चले गया वो 60 पे, ये चले गया 70 पे। तो जिस फ्यूल के जरिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर रेज ये हुआ होगा, उस फ्यूल की जो है वो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सही। फिर इसी तरीके से ये वाला वो रिएक्शन है, ये फाइंड आउट होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को फाइंड आउट के लिए। यहाँ पे हमें हीट नहीं चाहिए होती। ये वो यूज होता है एक्सो और हैंडो के लिए। ये वाला एपरेटस यूज होता है एक्सो और हैंडो के लिए। अच्छा, ये जो है ना, ये कभी ये प्लानिंग में आ जाता है ये वाला एपरेटस, यही एक्सपेरिमेंट, और कभी ये क्वेश्चन 2 में भी आ जाता है, जो कि ये ग्राफ वाला होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सीधा हम जो है ना वो रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जिंक मेटल का HCl से वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहले ये HCl था, हमने जो है ना इसका टेम्परेचर नोट कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस, हमने टेम्परेचर जो है नोट कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस, जब हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी थी। हमने जिंक को मेटल ऐड किया है, फिर हमने रिएक्शन होने दिया, या तो रिएक्शन हम कंप्लीट होने दें, क्योंकि ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, तो हमने जिंक और HCl का रिएक्शन हो रहा है, तो ये ZnCl2 और H2 बनाएगा, तो H2 के बबल्स आएंगे। अब या तो हम ये रिएक्शन एक स्पेसिफिक को टाइम के लिए वो देख लें, स्पेसिफिक को टाइम दे दें, या फिर पूरा सेट एंड कंज्यूम होने तक रिएक्शन होने दें। सही। अभी हमारे ऊपर है। ठीक है। अब हम जो है ना टेम्परेचर चेक कर लेंगे। टेम्परेचर चेक है, जैसे यहाँ पे था, इनिशियल था 32 डिग्री सेल्सियस और फाइनल था 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो एक्सोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज है ना, अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव है तो एंडो है, और अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव है तो, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, और अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है। सही। इस तरीके से होता है। अच्छा, इसमें और भी ना बहुत सारी वो चीजें होती है। वो पूछता है कि भाई जो मुझे टेम्परेचर चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो दो चीजें हम उसको बताते हैं। एक तो ये कि ऊपर जो है ना वो लिड यूज करो ताकि हीट ऊपर से वो ट्रांसफर ना हो। दूसरा ये कि इसके ऊपर इंसुलेशन करो ताकि हीट लॉस ना हो। ठीक है। फिर इसके अलावा हमने एक बात में नोट करी है कि जब हम जो है ना रिएक्शन कर रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट करो ये गया 32, फिर 35, फिर 40, फिर 42, फिर 42 42। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है मेरा कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स के यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है। तभी टेम्परेचर पर रेज नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, फिर दो सेट्स ऑफ ट्रेडिंग हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट करो ये था 1 मिनट पे, ये 2 मिनट पे, ये 3 मिनट पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो है ना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास दो वो सेट्स ऑफ ट्रेडिंग आई है ना, एक ये रही और एक ये रही। दोनों को हम क्या करेंगे, वो प्लॉट कर लेते हैं। एक यूं करके होगी और एक यूं करके होगी। दोनों को हम एक्सेप्ट को प्लेट कर देते हैं। जो ये वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ पर रिएक्शन
खत्म हो रहा होता है, यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो रहा होता है। तो यानी यहाँ पर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहां हमने क्या किया, दो सेट्स ऑफ थ्रेडिंग हमारे पास आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये 42 पर ही कांस्टेंट हो गया, क्योंकि रिएक्शन रुक गया है, खत्म हो गया है। अब इन दोनों को हम, इन दोनों सेट्स ऑफ थ्रेडिंग को प्लॉट करते हैं और उस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। अब ये दोनों एक्स्ट्रापोलेट करके लाइन जहां पर वो कट कर रही है, वो रिएक्शन हमारे पास उस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म ये हो चुका होता है, तो वहां से हमारे पास टेम्परेचर भी आ जाता है और वो टाइम या मास भी आ जाता है जहां पर हमारा रिएक्शन खत्म हो गया से। फिर उसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी का होता है, तो मेरे ख्याल से बताने की इतनी वो नीड नहीं है क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, क्रोमेटोग्राफी में कुछ वो क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है कि ज्यादातर जो वो सॉल्वेंट होता है ना, वो हम वाटर यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वो डाइज हैं वो वाटर में वो सॉल्युबल होते हैं। अगर जो हमारा वो डाई है वो ऑर्गेनिक हो, तो फिर हम देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। सही है। ज्यादातर जो वो डाइज होते हैं वो ऑर्गेनिक ही नहीं होते हैं ना, हाइनिक होते हैं, तो हम उनको जो है वो वाटर में डिजोल्व करा देते हैं। और अगर हमारा वो डाई जिसको हमें ये उसके जो है वो ये कंपाउंड्स को अलग अलग करना है, ठीक है, उसके कंपाउंड्स को ये अलग अलग करना है ना, वो ऑर्गेनिक है, तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। RF ये वैल्यू की तरफ इसकी वो बात आते हैं। फिर वो बोले है कि हम ग्रेफाइट की पेंसिल क्यों यूज करते हैं। भाई देखो, ग्रेफाइट जो होता है वो इन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो जब वो क्रोमेटोग्राफी का पेपर जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ग्रेफाइट उसमें सॉल्युबल नहीं होता, वो अपनी जगह पे स्टिल रहता है, इसलिए ग्रेफाइट यूज करते हैं। फिर जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को लगता है, वाई मस्ट द लेवल ऑफ सॉल्वेंट बी बिलो द बेस लाइन, बेस लाइन से नीचे क्यों होता है। जो हमने ये वाली वो लाइन, हमने ये वाली लाइन बनाई है यहाँ पे ना, ये वाली लाइन बनाई, ये वाली लाइन हमने बनाई है, चलो ये भी डिफाइन कर देता हूँ। तो देखो जो वो सॉल्वेंट है वो पूरा वो नीचे है, इस लाइन से नीचे, ठीक है। इस लाइन से वो नीचे क्यों होता है, टू प्रिवेंट डिजॉल्विंग ऑफ द स्पॉट इन सॉल्वेंट, ताकि जो स्पॉट है वो डिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है, सॉल्वेंट में। जो हमने ये स्पॉट लगाए हैं ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व ना हो जाए। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये क्रोमेटोग्राफी का पेपर को लेते हैं, ठीक है। इस पे हम ये दो स्पॉट्स जो है ना वो लगा देते हैं। इन दो, ये एक या दो या एक इस तरीके से स्पॉट्स जो है ना हम वो लगा देते हैं। अब होता क्या है, ये जो स्पॉट्स होती, ये जो क्रोमेटोग्राफी का पेपर होता है ये टिश्यू पेपर की वो तरह होता है, बट काफी स्ट्रांग होता है। इसको हम सॉल्वेंट में डिप करते हैं, ये जो वो सॉल्वेंट होता है ये इसको एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर वो चले जाता है, ये इसको एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर वो जाता है। और ये जब इसको एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर वो चला जाता है, तो ये जो जैसे फर्ज करो मेरे पास ए था, ये जो है वो मिक्सचर है बी का, सी का और वो डी का। ये मिक्सचर है बी का, सी का और वो डी का, तो ये ए है। तो जो ए है ना वो क्या होगा कि जब ये सॉल्वेंट, जब इस क्रोमेटोग्राफी के जो पेपर है उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी का पेपर इसको ये एब्जॉर्ब करेगा, तो सॉल्वेंट इसके ऊपर वो ट्रेवल करता हुआ ऊपर चलेगा, साथ साथ जो इसमें जो है वो हमारे पास स्पॉट्स होंगे उनको भी अलग अलग कर देगा, बी को अलग कर देगा, सी को अलग कर देगा, डी को अलग वो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे RF वैल्यू किस तरीके से वो निकालते हैं, RF वैल्यू इस वो तरीके से होती है कि जो स्पॉट है मेरे पास, यानी कि जो सॉल्यूट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय वो सॉल्वेंट। जैसे फर्ज करो यहाँ पे सॉल्वेंट ने इतना डिस्टेंस जब वो कवर किया है, तो ये था वो 10। यहाँ पर जो सॉल्यूट था उसने 4 cm³ वो कवर किया है, तो 4 / 10 हम कर देंगे, ये RF वैल्यू हो जाएगा। यानी कि उस स्पॉट ने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय जो सॉल्वेंट था उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है रेट ऑफ रिएक्शन और गैस कलेक्शन का ना, ये दोनों हम एक ही तरीके से जो है वो कर सकते हैं, तो एक ही एपरेटिस से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये बहुत सारे तरीकों से ना हम इसको, इसका रेट ऑफ रिएक्शन को देख सकते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे कि फर्ज करो मेरे पास रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है
किसी भी एसिड से ना, HCl से। तो ये बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये जो है ना, ये बनाएगा। सही। सही। तो अब होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वो गैस है। अब सारा खेल इसके ऊपर होता है। अगर मुझे यहाँ पर, जैसे फर्ज करो दो मेरे पास रिएक्शन हो रही है, जैसे कोई भी रिएक्शन है ना, मैं इस पे कोई वो कैटलिस्ट जो है ना वो यूज कर रहा हूँ। अब मुझे वो देखना है कि भाई कैटलिस्ट जो है वो कितना अफेक्टिव है, या कैटलिस्ट बिल्कुल ही अफेक्टिव नहीं है। मुझे ये वो देखना है कि भाई कैटलिस्ट कितना अफेक्टिव है, और कैटलिस्ट जो है वो क्या बिल्कुल ही ये, अगर मुझे अफेक्टिवनेस भी वो नोट करनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले जो है ना एक रिएक्शन कर लूंगा मैं, 5 मिनट जो है ना वो दे दूंगा पहले, विदाउट में कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन करूंगा कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का। मैं वो देख लूंगा भाई कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 वो कलेक्ट हुआ है। जैसे कि फर्स्ट को विदाउट कैटलिस्ट 20 cm क्यूब ये कलेक्ट हुआ था। फिर मैं कैटलिस्ट के साथ करूंगा। कैटलिस्ट के साथ किया, मैंने देखा कि भाई 30 cm क्यूब ये कलेक्ट हुआ है। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये जो है वो कैटलिस्ट जो है ज्यादा इफेक्टिव है। और इस तरीके से मैं दो चीज़ों का रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे उनको कंपेयर कर सकता हूँ, उनकी रिएक्टिविटी कंपेयर वो कर सकता हूँ वो मेटल्स की। जैसे कि फर्स्ट करो, मैं यहाँ पे कैल्शियम का रिएक्शन कर रहा हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। HCl से रिएक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा, CaCl2 MgCl2, और उसके साथ दोनों H2 गैस बनाएंगे। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इन मैंने पहले वो कैल्शियम और HCl को ऐड किया ऊपर। ये जो बंज होता है ना, ये इसलिए यूज होता है ताकि कोई वो गैस स्केप ना वो कर जाए। ये बंज ऐड करना कंपलसरी होता है, नहीं तो गैस स्केप ये वो कर जाएगी जब भी गैस की कलेक्शन होगी। तो होता है क्या है कि 5 मिनट्स में दूंगा दोनों एक्सपेरिमेंट्स को, और मैं चेक कर लूंगा कि भाई कौन कितनी जो गैस है वो कलेक्ट करवा रहा है। बस। या मैं इसको इस वो तरीके से भी, अच्छा यहाँ पे जो है ना दोनों का मास में सेम को रखूंगा, जो जितनी ज्यादा गैस वो कलेक्ट वो करवा देगा। जो जितनी ज्यादा गैस जो है ना वो कलेक्ट वो करवा देगा इन स्पेसिफिक टाइम, वो मेरा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। सही। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ कि भाई अगर मैं कोई रिएक्शन जो है वो मुझे पता करना है कि, मैंने आप लोगों को वो कल एक क्वेश्चन कराया था कि भाई मैं जिंक का रिएक्शन कर रहा हूँ HCl के साथ, उसमें मैं कॉपर एज ए कैटलिस्ट ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे पता करना है कि कॉपर कैटलिस्ट है या नहीं है। तो मैं वो करूँगा क्या, पहले मैं रिएक्शन करूँगा जिंक और HNO3 का, ऐसी। सही। जिंक और HNO3 का मैंने रिएक्शन किया, वो जिंक नाइट्रेट वगैरह जो है वो बन जाएगा, और H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो गैस का जो है ना वो ये वॉल्यूम है वो देख लूंगा वो कितना आ रहा है फॉर दी फर्स्ट 5 मिनट्स ना। फिर मैं ये रिएक्शन करूंगा कॉपर के साथ, कि कॉपर इसमें रिएक्टेंट है या फिर वो है कैटलिस्ट है। तो मैं कॉपर भी डाल दूंगा दूसरे एक्सपेरिमेंट में। अब मैं वो देखूंगा कि भाई जो मेरा वो कॉपर है, मैं पूरा वो रिएक्शन कर लूंगा। देन जो कॉपर की रिएक्टिविटी है वो जिंक से कम है, तो कभी भी इंस्टेड ऑफ जिंक कॉपर रिएक्शन नहीं वो कर सकता, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से काफी ये नीचे आती है। तो कभी भी जिंक के एक्सपेंस पे कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा। मैं क्या करूंगा, फिर मैं आफ्टर रिएक्शन जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा उसमें वो कॉपर भी होगा, मैं उस सॉल्यूशन को हीट अप कर लूंगा। तो मेरे पास वो कॉपर का वो मास आ जाएगा। बिफोर हेडिंग भी मैंने वो देखा होगा कि भाई कॉपर का मास कितना है, 2 ग्राम था। और ये आफ्टर द रिएक्शन, क्योंकि जिंक तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन मैंने हीट अप किया, मैंने देखा कि भाई मास कितना है, अगेन 2 ग्राम आया। अब क्योंकि ये कैटलिस्ट था, तो इसका मास वो चेंज ही नहीं हुआ। क्योंकि ये वो कैटलिस्ट था, तो इसका वो मास जो है वो चेंज ही नहीं हुआ। और दूसरा, जो पहले मैंने रिएक्शन किया था उसमें सिर्फ 20 cm क्यूब गैस वो कलेक्ट हुई थी। अब जब मैंने 5 ये वो CM क्यूब के साथ किया तो उसमें 30 CM क्यूब यानी ज्यादा गैस जो है वो कलेक्ट हो गई।
सही। या मैं इसको इस वो तरीके से भी वो कर सकता हूँ, ये कि मैं इसको एक स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दूं कि वो स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने टाइम में पूरा वो करवा रहा है। जैसे कि फर्ज करो मैंने इसको 30 cm³ दे दिया, 30 cm³ वॉल्यूम मैंने वो दे दिया है। अब ये 30 cm³ वॉल्यूम कॉपर को ऐड करे बगैर ये कंप्लीट हुआ है 5 मिनट्स में, लेकिन जब मैंने कॉपर को ऐड किया तो ये 3 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। और जो मेरा कॉपर था उसका वो मास भी चेंज हुआ। तो उससे ये बात हो गई कि भाई ये कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही वो होता है कि आप बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो ये वाला हैपरेटस। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये तीन ये कलेक्शन होते हैं गैसेस के। एक में जो है ये मेरा नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं, यानी कि जो गैसेस एयर से ज़्यादा वो डेंसर होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। ये ऊपर से ओपन होता है, क्योंकि जो एयर से ज़्यादा वो डेंसर होगी वो नीचे पर रह जाएगी, ऊपर ये हेयर आ जाएगी तो वो गैसेस स्केप नहीं वो कर पाएंगी, ये उसके लिए वो यूज़ होता है। जो दूसरा वाला हैपरेटस है वो उसके लिए वो यूज़ होता है जो एयर से लेजर वो डेंसर हो। जैसे यहाँ पे वो गैस है, एयर से वो लेजर वो डेंसर है, तो वो ऊपर ही ये वो रह जाएगी। और जो एयर है वो नीचे आ जाएगी, तो ये वाली गैस नीचे से escape नहीं कर पाएगी। और वो वाली वो गैसेस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हैं, वो हम इस तरीके से वाटर के थ्रू भी जो है वो कलेक्ट तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर ये कभी भी NH3 के लिए नहीं होता। ये कभी भी NH3 के लिए वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि NH3 वाटर पर सॉल्युबल है। तो जो भी गैसेस वाटर पर सॉल्युबल है, ये उनके लिए एक्सपेरिमेंट है ही नहीं, ये किनके लिए, जो जो इनसॉल्युबल, ठीक है। और ये वो वाली गैसेस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, तो उनको हम अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी इस तरह, अच्छा इसमें इसमें अब ये उनको भी कर सकते हैं जो कि इसमें वाटर की सॉल्युबिलिटी और इन सॉल्युबिलिटी का कोई चक्कर नहीं होता है, ये इन दोनों में। लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल है उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो तो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये इसी तरीके से एक फिजूल का क्वेश्चन जो कि हमेशा को बच्चे करते हैं, सर रीडिंग कहाँ से वो नोट करनी है। इसी वजह से मैंने ये दोनों अपोजिट लिए हैं। रीडिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है, रीडिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। याद रखना, रीडिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। रीडिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अब इसका इससे कोई ये चीज हमें तो जो एक फिजूल का क्वेश्चन होता है कि सर ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें, भाई ये वो क्वेश्चन ही बेकार है। क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर पे वो देखना है, वो ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो या हॉरिजॉन्टल हो, इससे कोई वो ताल्लुक नहीं है। हमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। यहाँ पे असेंडिंग ये ऑर्डर क्या है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। 9 है, 10 है, फिर 11 है, तो हमें इस वो तरीके से वो नीचे आना है ना। इसमें असेंडिंग ऑर्डर ये है, तो हमें यूं करके वो देखना है। जैसे ये ट्रेडिंग क्या है, ये है 10.2, ये ट्रेडिंग है 10.2, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे से ऊपर जो है वो असेंडिंग में जा रहा है, तो यहाँ पर हमें नीचे से ऊपर को देखना है। अब ये ट्रेडिंग क्या आ रही है, ये आ रही है 22.5। तो ये इस तरीके से देखना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें वो देखना है। हर बार जब भी ये वाला क्वेश्चन कर रहा हो, ये जो है ना वो बच्चे वो कर रहे होते हैं कि सर इसमें देखना कैसे। फिर इसके बाद कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना आप लोग की ख्वाहिश पे मैं वो करा देता हूँ, उसके बाद फाइंड अप करता हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई व्हेन यू सी अ मेजिंग सिलेंडर एट फर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट नो दैट इट इज अ सोर्स ऑफ एरर, इट इज नॉट एक्यूरेट। जब भी आप मेजिंग सिलेंडर यूज कर रहे हो और उसने बोल दिया कि भाई ये रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रही, तो समझ जाना कि फसाद की जड़ मेजिंग सिलेंडर है। इसी की वजह से जो है आपकी ट्रेडिंग में एरर आ रहा है। तो इसके बदले आप क्या यूज वो करोगे, प्योरेट और पिपेट यूज वो कर सकते हो। इसमें आप क्या यूज करोगे, प्यूरिट और
पिपेट यूज वो करोगे। व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूजिंग इमेजिंग सिलेंडर यूजिंग प्यूरेट एंड पिपेट, और इसकी प्रॉब्लम क्या है, दोनों बहुत स्लो होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, पिपेट वहां पर वो यूज होता है जहां पर आपने कि स्पेसिफिक वॉल्यूम लेना हो, वॉल्यूम को बार बार चेंज ना करना हो, तो वहां पे पिपेट यूज होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए पिपेट वो यूज होता है। जैसे कि इसमें स्पेसिफिकली जो है ना, वो ये लेवलिंग होती है, या तो ये 20 cm³ के लिए होगा या फिर ये 25 cm³ के लिए होगा बस। अगर आपने ये वॉल्यूम चेंज करना है, पहले 10 cm³, फिर आपने 15 ले लिया, फिर वो 7 ले लिया, फिर वो 12 ले लिया, तो उसके लिए पेपेट नहीं होता। पेपेट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है। अगर वो बोले कि भाई पेपेट यहाँ पर एप्लीकेबल ये वो नहीं है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर जो है वो या तो कांस्टेंट वॉल्यूम है या फिर वॉल्यूम बहुत ग्रेटर है। अगर आप 100 cm³ के लिए बोलो तो वहाँ पे भी पेपेट यूज नहीं होगा। एक तो ये है मैक्सिमम 25 cm³ तक के लिए वो यूज होगा, वो भी कितना 25 cm³ के तक के लिए वो यूज होगा। सही है। ये तो इसकी वो होती है प्यूरिट के लिए, कि प्यूरिट मुझसे लो होता है बस, ठीक है। लेकिन प्यूरेट मोस्ट ये हैक्यूरेट होता है क्योंकि वो ड्रॉप वाइज ऐड कर रहा होता है। मेजिंग सिलेंडर तो पता है आपको, तो कुछ ये होता ही नहीं है, एक ये जग की तरह होता है बस। पिपेट की लिमिटेशन बता दी है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वो यूज होता है, अगर आपको बार बार डिफरेंट वॉल्यूम ऐड करना हो तो इसमें उसकी ये मेजरमेंट नहीं हो पाती, पिपेट में उसके लिए यूज नहीं होगा। सेकेंडली, ये लार्जर वॉल्यूम के लिए भी यूज नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Why as you add more of any substances the results are same, जो मैंने अभी ये बात बताई कि आप वो ऐड करे जा रहे हो, टेम्परेचर सेम है, 42 पे अटका हुआ है, इसका मतलब है कि रिएक्शन खत्म हो चुका है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बिकॉज द रिएक्शन हैज फिनिश्ड। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट शो दैट द रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंट टू हैज एब्सॉर्ब। वही जो मैंने बताया कि रिएक्शन टू, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट हो गया। अच्छा, किसी रिएक्शन की रिलायबिलिटी किस तरह से चेक करता है, खासतौर पे जो टाइट्रेशन होती है उसमें आप बार बार रिएक्शन को रिपीट करते रहोगे और एवरेज को लेते रहोगे। जब आपकी जो एवरेज है या तो वो कांस्टेंट आ जाए या फिर ये कि उसका डिफरेंस मिनिमम हो जाए, तो वो आपका जो है ना रिएक्शन रिलायबल है। रिपीट एंड कंपेयर एंड टेक एवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, if the total volume of a gas is measured in more times, for example every 50 per seconds instead of 30 second, why it is an improvement। भाई आपके पास डाटा ज्यादा वो आ जाएगा ना, ज्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आप जो है वो कम पॉइंट्स को ले रहे हो तो आपके पास डाटा को कम होगा, तो ये मोर एक्यूरेसी होगी, सॉरी लेदर एक्यूरेसी होगी, डाटा पर कम है। बीच में कुछ ये गड़बड़ भी हो रही है तभी आपको पता नहीं चलेगा। सही है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वो लेने, जो ड्यूरेशन है वो कम से कम वो रखना है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द बंच मस्ट बी प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर एनी सब्सटेंस इज एडिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये अभी मैंने बताया, टू प्रिवेंट द गैस फ्रॉम escaping। वो बोले कि एक्सप्लेन हाउ द apparatus could be alerted so that the punch doesn't have to be removed। यानी कि भाई आपने ऐसा क्या करना है कि पंच अपनी जगह पर लगा रहे, रिमूव ना हो। होता क्या है कि फर्स्ट करो मेरे पास एसिड है, अब मैं पंच ओपन करता हूँ, फौरन से मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाला, फिर मैंने पंच को लगा दिया, तो उसमें वो गैस जो है ना वो स्केप कर जाती है इतने टाइम में ना। तो उसके लिए वो क्या करता है, हम यहाँ पे एक गिलास जो है ना डिवाइडर को लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम ये गिलास डिवाइडर थोड़ा शेक करते हैं, वो हट जाता है और ये आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद बोले एक्सप्लेन में था कॉनिकल फ्लास्क वाज रिंस विद वाटर। सही है, अब हमें क्यों उसको जो है ना वाटर से वॉश करना जरूरी है, ताकि जो ट्रेजिडियो वो पुराने वो एक्सपेरिमेंट के वो खत्म हो जाए और एक प्योर जो है ना वो हमारे पास अगला बस सैंपल आए बस। वाइट टाइल पे क्यों यूज करते हैं, ताकि जो कलर है वो बहुत आसानी से वो हमें को दिख जाए। अच्छा, उसके अलावा ऐसे वो सॉल्यूशन जो कि पहले वो कलर्ड हो बाद में कलर वो लेस हो,
उसके लिए जो है ना नीचे हम की प्रिंटेड शीट वो यूज करते हैं। ऐसे वो सॉल्यूशन जो कि कलर्ड हो, कोई चीज डाली वो कलर वो लेस हो गए, तो उसके नीचे जो फ्लास्क है उसके नीचे प्रिंटेड शीट्स यूज करते हैं, ताकि जैसे ही वो कलर लेस हो हमें जो नीचे की प्रिंटेड शीट है वो नजर आना स्टार्ट हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि रिएक्शन हो गया। ठीक है। और अगर कोई चीज जो है वो कलरलेस है, बाद में कोई चीज डालने से उसमें वो कलर्ड हो रही है, तो हम जो है वो वाइट टाइल वो यूज करते हैं उसके नीचे, ताकि जो कलर है उसको ऑब्जर्व जो है वो कर सके। फिर सजेस्ट वाई द एक्सपेरिमेंट वर डन इन पॉली स्टेरीन कप रेदर देन अ ग्लास बीकर, ताकि हीट लॉस जो है वो कम से वो कम हो। सही। ये मैंने बता दिया, ऊपर वो लेड यूज करते हैं हीट लॉस कम करने के लिए, और ये इंसुलेटर यूज करते हैं। फिर उसके बाद बोले कि सजेस्ट अ डिफरेंट मेथड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ये तो हमें वो पता है भाई कि फिल्टर कर लेंगे, फिर उसको जो है ना जो ड्राई है डिवेट कर लेंगे, तो हमें वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम सॉलिड का वेट जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन हो ना, तो देखो एक बात यहाँ पे वो समझाता हूँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन है। लेट से ये जो मेरे पास है ना, ये है लोअर, ये है ही लोअर टेम्परेचर पे, और ऊपर वाला हायर पे। ठीक है। ये हायर टेम्परेचर पर है। अब इन दोनों में पता है कौन सी दो चीजें वो देखनी होती है। एक, जो इनका ये फाइनल वॉल्यूम है वो सेम आएगा, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन में है। तो इनका वॉल्यूम सेम, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक वो ग्राफ बना रहा हूँ, वॉल्यूम सेम आएगा, बट होगा क्या, देखो इसका जो वॉल्यूम है ना वो इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है, इसका वॉल्यूम इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है पुराने ग्राफ का। जो नया ग्राफ है उसका वॉल्यूम इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है। तो जो वॉल्यूम लोअर टेम्परेचर पे यहाँ पे हम अचीव कर रहे थे, जैसे फर्स्ट करो 57 सेकेंड्स पर अचीव कर रहे थे, वही वॉल्यूम हमने यहाँ पे लेट से 33 सेकेंड्स में अचीव कर लिया। तो ये हमें बताना होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, कि जो वॉल्यूम लोअर टेम्परेचर पे हमने 57 वो सेकंड में अचीव किया, जितना ये वॉल्यूम, उतना ही ये वॉल्यूम यहाँ पर इसने 33 सेकंड में अचीव कर लिया एट हायर वो टेम्परेचर।